साथियों नमस्कार, मैं राकेश केसरी आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल द ऑफिसर्स अड्डा पर भरपूर स्वागत करते हैं। साथियों आप लोग के समक्ष मैं अपने आज के इस सिलेक्शन सीरीज के अंतर्गत भी जो कंप्लीट साइंस की सीरीज होती है, जो श्रृंखला होती है, उसके साथ उपस्थित हो चुका हूं। तो आप लोग इस सेशन के साथ लास्ट तक जुड़े रहेगा क्योंकि इसके अंतर्गत में बहुत ही मजेदार प्रश्न होने वाला है। साथ ही आपको मैं बता देना चाहता हूं कि प्रतिदिन रात्रि 8 बजे हमारा यह जो सेशन होगा वो आपके अपने YouTube चैनल द ऑफिसर्स अड्डा के ऊपर होगा। ध्यान देना कि हमारा ऑफिसर्स अड्डा की जो ऑफिशियल YouTube चैनल है ये आपका यही हमारा ओरिजिनल है, जिसके अंतर्गत में लगभग 1,29,000 से 30,000 सब्सक्राइबर है। अगर इसके अलावा अगर आपको कोई भी YouTube चैनल मिलता है तो उसे आप लोग रिपोर्ट करें क्योंकि वो हमारा एक प्रकार का फेक चैनल है जो किसी के द्वारा बनाया और बनवाया जा रहा है। तो आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग जो है उससे सतर्क रहें और उस चैनल को अगर मिले आपको तो उसे आप लोग रिपोर्ट करें। तो साथ ही हम लोग अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उस सेशन को शुरुआत करने से पहले मैं अपने शिक्षा विभाग से एक अनुरोध करूंगा। जैसा कि आज बीपीएससी ने एक नोटिस निकाला और जिसके अंतर्गत में उसने बोला कि हम जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत सारे छात्रों ने क्या किया भाई कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए उसको मेल भी किया है और स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपने कुछ मैसेजेस को भेजा है। तो आयोग ने इस बात को बोला कि मैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे सकता हूं, लेकिन जब शिक्षा विभाग कहेगी तब होगा, क्योंकि इसके अंतर्गत में जो ये शिक्षक भर्ती की जो एग्जाम हो रही है ना उसके अंतर्गत में दोनों का तालमेल होगा, यानी हमारे शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग का तभी जो है एग्जामिनेशन हो रही है। लेकिन हमारी आयोग ने तो बोल दिया भाई, बीपीएससी आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चीजों को संज्ञान में लिया कि हमारी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आनी चाहिए, और मैं भी इस बात को लेकर सहमत हूं भाई कि बिल्कुल ही आनी चाहिए। लेकिन उसने एक चीज और बोला कि जब तक आयोग आदेश नहीं देता तब तक ऐसा हम नहीं करने वाला है। तो मेरा उस शिक्षा विभाग आयोग से भी मेरा रिक्वेस्ट होगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज आप भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने का जरूर प्रयास करें। तो साथ ही हमने बात किया अपनी सेशन के साथ, हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। और ध्यान देना साथी, राह संघर्ष की जो चलता है ना, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सुबह सूर्य बनकर वही जो है चमकता है। इस बात को ध्यान देना। तो आप लोग भी इसी एम के साथ अब आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप जो इसी के लिए आप प्रतिदिन हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि जिसने रातों से जंग जीती है, साथ ही ध्यान देना, वही जो है सुबह की सूर्य होकर चमकता है। इस बात को ध्यान देना। और आपको पता है कि सूर्य जो तपता है तभी तो चमकता है भाई साहब, सूर्य तपता है तभी तो चमकता है। तो आपको भी तपना होगा, तब आने वाला समय आपके चमकदार होंगे। इस बात को जरूर ध्यान देना। तो बाकी साथी आप लोग अपनी सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं और बाकी तो आप जन्मे ना करते हैं जी। ध्यान देना, हम बात करें अपने पहले क्वेश्चंस के बारे में। साथी हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस गैस के कारण पाव रोटी या केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाती है भाई। ड्यू टू विच गैस ब्रेड और केक बिकम्स स्पंजी, यानी कि वो क्या होते हैं तो सॉफ्ट हो जाते हैं। आपको इसके बारे में कमेंट करना, सभी लोग कमेंट करना। पहला ऑप्शन बोल रहा है नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा क्लोरीन और चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। मेरे दोस्त ध्यान देना कि पावरोटी या केक फूलकर जो मुलायम हो जाता है, और साथ ही याद रखना इसके अंतर्गत में NaHCO3 जिसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। मैंने क्या बोला कि इसको हम लोग किस रूप में, इसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में जानते हैं। और ध्यान देना यह वही सोडियम बाइकार्बोनेट है जिसका उपयोग हम लोग किस रूप में, तो खाने वाला सोडा। मेरे दोस्त याद रखना कि इसको हम लोग खाने वाला सोडा के साथ साथ अगर हम बात करें तो इसको हम लोग बेकिंग सोडा के रूप में जानते हैं। और इस बेकिंग सोडा के रूप में जानते हैं। और इसका प्रयोग कहां किया जाता है तो हमारे इस पाव रोटी और केक को फुलाकर मुलायम और स्पंजी बनाने में किया जाता है। आप जानते हो ना इस बात को। साथ ही ध्यान देना, अब आगे हम बात कर रहे हैं कि यह जो है किस गैस हो। चलो ठीक है, ये तो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है, लेकिन इस सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ वो कौन सा जब रिएक्शन होता किस गैस का, तब जाकर ऐसी परिणाम देखने को मिलती है। आपको इसके बारे में कमेंट करना। पहला ऑप्शन बोला नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा क्लोरीन, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। मेरे दोस्त ध्यान देना कि इसका आंसर जो होने वाला है वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। इस बात को याद रखना। और इसका आंसर क्या करना, इसका आंसर डी करना। देखो यहां पर लिखा हुआ कि बेकिंग सोडा का उपयोग जो किया जाता है
वो जो बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है सोडियम कार्बोनेट के रूप में, यानी हम लोग गैस यानी कि मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण करके और बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है और ये जल में मिलाया जाता है तो निम्न अभिक्रियाएं होती हैं। मेरे दोस्त जब इसको इसके साथ रिएक्शन कराया जाता है तो ये CO2 H2O और अम्ल सोडियम लवण बनाते हैं और यह वही CO2 है जिसके माध्यम से चीजों को क्या किया जाता है, तो चीजों को मुलायम यानी उस पावरोटी को और रोटी को क्या किया जाता है, तो मुलायम बनाया जाता है। इस बात को याद रखना और इसका आंसर क्या करना भाई साहब, तो इसका आंसर आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड करना। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस वायुमंडल में ना कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है, मेरे दोस्त याद रखना कि हमारे जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में अगर बात करें कि वायुमंडल में जब हम CO2 के बारे में चर्चा करें, CO2 की जो मात्रा होती है 0.03 होता है। मेरे दोस्त एक बार सभी लोग कमेंट करना कि पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है। पानी में अगर बात करें कि पानी में जो CO2 का जो वैल्यू होता है ना, इसकी जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, इसके बारे में आपको कमेंट करना है। सभी लोग कमेंट करना। अच्छा हाँ, सेशन अच्छा लगेगा ना, एक बार सेशन को लाइक भी कर देना और सेशन को शेयर भी कर देना। मैंने बोला अगर सेशन को अच्छा लग रहा है तो सेशन को आप लाइक भी कर देना और उसके बाद सेशन को शेयर कर देना अपने उस दोस्तों के पास, उस मित्रों के पास जो इधर उधर भटक चुके हैं। मेरे दोस्त उनको शेयर करके बताना कि केसरी सर लाइव हो चुके हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द ऑफिसर्स अड्डा के ऊपर। तो चलो भाई सेशन को कंटिन्यू करते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत करते हैं। दोस्त ध्यान देना, इसका आंसर आप लोग बताना भाई कि पानी में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है ना वो कितना होता है, आपको इसके बारे में कमेंट करना। ध्यान देना सभी लोग कमेंट करना और बहुत लोग का आंसर भी आने लगा। ठीक है, चलो बहुत लोग का आंसर भी आ रहा है, कुछ लोग जो है इधर उधर डाइवर्ट हो रहा है। भाई साहब कुछ कुछ कहे बोलता पगला वगला है क्या जी, पढ़ाई करो तो सही, इधर उधर बात कर। देखो हम इधर पढ़ाने में मगन है और उधर जो अपने दूसरे एरिया दूसरे जो है तरह दिमाग लगे हैं, पगला वगला नहीं ना हो जी। चलो साथ ही ध्यान देना, अगर हम बात करें कि पानी में जो CO2 की मात्रा होती है ना वो 0.3% होता है, यानी कि जो 0.03 बोल सकते हैं कि पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। दोस्त ध्यान देना कि नाइट्रोजन के बारे में हम आपको बता देते हैं कि इसकी मात्रा हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा होती है और ये वही नाइट्रोजन गैस है जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं वायुयान के टायर में। दोस्त याद है ना कि वायुयान के टायर वगैरह हम लोग इसी गैस का और साथ ही साथ हीलियम गैस का भी प्रयोग करते हैं। ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं मेरे दोस्त, याद रखना ये जो ऑक्सीजन है ना, इस ऑक्सीजन के बिना हम जी नहीं सकते हैं। होता है ना कि तोरा बिना हम जिंदगी अंधार लागे, समझ रहे हो ना बात को। यानी साथ ही ध्यान देना कि जो ऑक्सीजन है, कोई कोई तो बोलता है कि तुम तो मेरी ऑक्सीजन हो, तुम तो मेरी ऑक्सीजन हो। साथ ही ये इस बात को प्रमाणित करता है ना कि तोरा बिना हम कुछ नहीं है, यानी कि तुम नहीं रहोगे तो मर जाएंगे। यानी कहता है ना कि तुम मेरी ऑक्सीजन हो, यानी कि तोरा से हम चल रहे हैं, इस बात को ध्यान, ऐसा लोग कहता है। और साथ ही एक बात जरूर ध्यान देना कि आप भी मेरे जो है ऑक्सीजन है, क्योंकि आप ही के साथ आप ही के सहयोग से मैं यहाँ पे आज खड़ा हूं। तो आप समझ रहे हो ना बात को। तो दोस्त ध्यान देना, ऑक्सीजन। क्लोरीन के बारे में बात करें मेरे दोस्त, ये वही क्लोरीन गैस है जिस क्लोरीन गैस का उपयोग पानी को स्वच्छ करने में किया जाता है। पानी को स्वच्छ करने में किसका, तो पानी क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है, इस बात को ध्यान देना। इसका आंसर डी करना। बाकी की चीजों को मैंने आपको बता रखा है कि बेकिंग सोडा का उपयोग, दोस्त ध्यान देना कि बेकिंग सोडा का उपयोग भी यहां पे बता रखा है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक अधात वर्धनीय धातु कौन सी है, विच आर द मोस्ट मेलिएबल मेटल्स के बारे में चर्चा करना। मेरे दोस्त अधात वर्धनीय का मतलब, मेलिबिलिटी का मतलब होता है ना कि पीट पीट कर इसको क्या किया जाता है भाई। तो मेरे दोस्त याद रखना कि पीट पीट कर हम लोग इसको किस रूप में, तो चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। चादर के रूप में, मैंने क्या बोला कि चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। और याद रखना कि चादर के रूप में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है, परिवर्तित करना ही हम लोग उसको किस रूप में, तो उससे हम लोग अधात वर्धनीय के रूप में जानते हैं, मेलिबिलिटी के रूप में जानते हैं। और ध्यान देना कि ये जो अधात वर्धनीय की जो गुण होती है ना, इसकी जो गुण होती है वो किसके अंतर्गत में होती है मेरे दोस्त, तो याद रखना कि धातुओं में होता है। ये किस में होता है, धातुओं में होता है, इस बात को याद रखना। और इस धातुओं से अगर क्वेश्चन बात करें तो जो धातुएं होती हैं वो प्रायः होता क्या क्या है भाई, तो प्रायः सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि चमकीला होता है मेरे दोस्त, चमकीला होता है। उसके बाद बोल सकते हैं कि तन्य होता है। तन्य का मतलब ये होता है ना कि इसको खींच कर हम लंबे तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, इसलिए इसको हम डक्टाइल यानी तन्य के रूप में जानते हैं। चमकीला होती है क्योंकि इसके अंतर्गत में एक विशेष प्रकार की क्या होती है भाई, एक विशेष प्रकार की चमक होती है, इस बात को ध्यान देना। उसके साथ साथ ही अगर आप याद रखें कि इसके अंतर्गत में क्या होती है, तो आवाजें जब टकराती है ना तो आवाजें उत्पन्न करती है। जैसे आप लोग सुनना होगा, जैसे आप लोग के घरों में अगर कोई नई नवेली दुल्हन आती है ना तो पायल पहनी रहती है, और जो पायल होता है जब वो चलती है ना, अगर मान लो कि रूम में बैठे अगर बगल से गुजर गई तो भी जो है छन छन की आवाजें आती है। ऐसा इसलिए होता है कि वो जो पायल होता है ना
आप तो जन्म में करते हैं जी कि वो एक प्रकार के धातु से मिलकर बना होता है, और जब धातुएं टकराती हैं तो छन छन की आवाजें आती हैं। लेकिन ध्यान देना, ये उसी समय जिसकी शादी हुई रहती है ना, ये उसी समय उसको अच्छा लगता है, बाद में तो पूछो नहीं क्या होता है, वो तो मैं ही जानता हूं। दोस्त ध्यान देना कि एक प्रकार की मैंने बोला कि इसकी आवाजें उत्पन्न होती हैं, उसके साथ हम बोल सकते हैं कि ईटीसी इसके बहुत सारे और भी गुण हैं। उसके साथ साथ याद रखना कि धातु जो है, अगर हम बात करें जो विद्युत होता है, इस विद्युत के साथ साथ अगर हम उष्मा के बारे में बात करें तो उष्मा के सुचालक होते हैं। सुचालक इन द सेंस हम ये बोल सकते हैं ना, ये अच्छे से क्या करता है, तो आवाजें को उत्पन्न, मतलब ये जो है अच्छे से प्रवाह करता है, विद्युत को यानी इलेक्ट्रिसिटी को भी और उष्मा को भी प्रवाह करता है। इस बात को आप लोग ध्यान देना। तो सारी ये हमारी प्राय जो हमारी एक्टिविटियां मैंने बताया, प्राय जो कैरेक्टर बताया मैंने धातुओं का। लेकिन सबसे अधिक आधार वर्धनीय के बारे में चर्चा किया जाए तो सबसे अधिक जो आधार वर्धनीय होता है वो सोना होता है। दोस्त याद रखना कि सोना जो होता है ना, ये सबसे पतला चादर, साथ ही ध्यान देना कि सोना जो होता है बहुत ही पतले चादर के रूप में परिवर्तित हो सकता है, क्योंकि इसको यह एक प्रकार का धातु सबसे अधिक आधार वर्धनीय होता है। सिल्वर के बारे में बात करें, भाई सिल्वर के भी चादर होते हैं। सिल्वर की भी हम बात करें कि जैसे आप लोग मिठाई वगैरह खाते होगे ना, तो मिठाई पे एक जो है चमकीला टाइप का कुछ परत लगा होता है, वो एक प्रकार का सिल्वर का परत होता है। वो एक प्रकार का क्या होता है भाई, सिल्वर का परत होता है। भाई साहब वो भी देखो ना कितना पतला होता है, तो उसको भी पीट पीट कर हम लोग चादर के रूप में उसको कन्वर्ट कर रखे हैं। इस बात को ध्यान देना। अगर आयरन के बारे में बात करें भाई साहब, ये आयरन एक प्रकार का धातु है। आप जानते हो कि इस आयरन को पीट पीट कर हम लोग पतले चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान देना। और एल्युमिनियम के बारे में चर्चा करें तो आप लोग जो रोटी वगैरह पैक कराते हो ना, तो उस जो एल्युमिनियम का कोटेड होता है, जिसके माध्यम से वो जो है हम बोल सकते हैं एक प्रकार से बहुत ही पतले चादर के रूप में परिवर्तित होता है। तो इसका आंसर क्या करना, सोना करना। मेरे दोस्त मेरे सोना, साथ ही याद रखना कि सोना का मतलब वो सोना बाबू वाला नहीं है, ये सोना का मतलब कि ज्वेलरी वाला है। दोस्त ध्यान देना कि जो सोना होता है ना, इस गोल्ड के बारे में चर्चा करें तो गोल्ड के बारे में बोला कि सबसे अधिक तन्य भी होता है। मेरे दोस्त याद रखना कि सबसे अधिक अगर हम बात करें कि सबसे अधिक तन्य धातु वो कौन सा है, तो दोस्त याद रखना कि सबसे ज्यादा जो डक्टाइल मेटल होता है ना, वो भी हमारे गोल्ड होते हैं, वो भी हमारा सोना होता है। एक बार सभी लोग कमेंट करना कि 1 ग्राम सोना में हम लोग जो है कितना मीटर लंबा तार बना सकते हैं। एक बार इसके बारे में आप कमेंट करना, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है, अब बाकी तो आप जन्म में करते हैं जी। चलिए इसका आंसर बताना क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा भाई साहब, इसका आंसर ए करना। एक बार सभी लोग इसके बारे में कमेंट करना। हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले हमारा एनसीईआरटी भी है भाई। एनसीईआरटी क्या कहता है कि आप देखेंगे कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जाता है, और इस गुणधर्म को हम लोग किस रूप में, तो आधात वर्धता के रूप में, जिसको हम लोग किस रूप में, तो मेलिएबिलिटी के रूप में जानते हैं। मेलिएबिलिटी के रूप में जानते हैं मेरे दोस्त। इस प्यारे और प्यारी भी ध्यान देना कि मेलिएबिलिटी के रूप में इसको जाना जाता है। साथ ही याद रखना कि आप जानते होंगे कि सोना तथा चांदी सबसे अधिक आधात वर्धनीय होता है, लेकिन सोना उसके बाद चांदी है। मेरे सोना बाबू, मेरे चांदी बाबू, ध्यान देना कि पहले सोना होगा तब जाकर क्या होने वाला, तो चांदी होने वाला। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कि कौन सा अधातु चमकीला होता है। मेरे दोस्त ध्यान देना कि जितने भी अधातु होते हैं ना, वो चमकीले नहीं होते हैं। एक्चुअली जो चमकीला का गुण होता है वो किसका होता है, धातु का होता है। लेकिन यहां पे अधातु के बारे में चर्चा करें। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा कि 1 ग्राम में 2 किलोमीटर होता है। सर आप भी सोना से कम नहीं है। ओ माय गॉड, ऐसे ऐसे काहे बोलता है जी, रात को सपना में कुछ कुछ होने लगता है, समझ रहे हो बात को ना। ठीक है, बगल वाला परेशान हो जाता है, ऐसे क्या हो गया आपको। मैं बोल रहा हूं कि भाई साहब मत पूछो मेरे साथ आज हुआ क्या। ठीक है, खैर ऐसे ऐसे ना बोलो तो आप अच्छा रहेगा, क्योंकि रात को क्या चाहते हो ना सोए हम, सुबह में क्लास भी लेना होता है भाई। मेरे दोस्त अधातु चमकीले होते हैं। अब ध्यान देना कि अधातु जो चमकीला होता है, विच मेटल इज शाइनी, इसके बारे में चर्चा करना। जितने भी अधातु होते हैं ना, क्या ये अधात वर्धनीय होते हैं क्या। अगर हम बात करें कि क्या ये अधात वर्धनीय होता है क्या, तो बोलना नहीं होता है। क्या ये तन्य होता है क्या, तो बोलना नहीं होता है। क्या ये चमकीला होता है क्या, तो बोलना नहीं रे बाबा, नहीं, ये भी नहीं होता है। मेरे दोस्त याद रखना, क्या ये विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं क्या। विद्युत तथा उष्मा के बारे में बात करें कि विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं क्या, तो बोलना ना बाबा ना, ना बाबा ना, ये कुछ भी नहीं होता है। मेरे दोस्त याद रखना कि ये इसका जो गुण होता है ना, मैंने क्या बोला कि जो अधातु के गुण होते हैं वो क्या होता है, तो वो हमने बोल सकते हैं कि वो एक प्रकार का भंगुर होता है। भंगुर बोले तो जैसे इसको हम लोग पीटेंगे तो ये बेचारा क्या होता है कि पाउडर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। भंगुर होता है मेरे प्यारे, इस बात को ध्यान देना। तो ये एक प्रकार का भंगुर होता है। लेकिन ध्यान देना कि चमकीला तो है नहीं, ये चमकीला तो है नहीं, लेकिन इस चमकीला के साथ साथ इसका एक अपवाद भी है मेरे दोस्त। इस अपवाद में बोल सकते हैं कि जो आयोडीन होता है ना,
ये आयोडीन एक प्रकार का चमकीला अधातु होता है, इस बात को याद रखना। यानी इसका आंसर क्या करना है मेरे दोस्तों, इसका आंसर आप लोग आयोडीन करना। उसके अलावा अगर हम चर्चा करें मेरे प्यारे कि ये जो क्या विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं क्या, नहीं, लेकिन इसके भी एक अपवाद होता है। इस अपवाद में अगर हम बात करें कि जो आयोडीन का घोल होता है, अगर किसी आयोडीन के हम लोग घोल के बारे में चर्चा करें कि आयोडीन का जो घोल होता है ना मेरे दोस्त, ये क्या होता है, तो हमारे विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि इसके ऊपर जब हम लोग घुलाते हैं तो Na प्लस प्लस Cl माइनस का एक चार्ज हो जाता है, और जब प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया यानी ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को फ्लो करता है और विद्युत का प्रवाह भी करता है, इस बात को ध्यान देना। तो ये एक प्रकार के अपवाद है मेरे दोस्त। अधातु जो प्रायः क्या होते हैं, ये प्रायः जो है गैस, यानी प्रायः हम बोल सकते हैं कि गैस के रूप में होते हैं या फिर ये ठोस के रूप में पाए जाते हैं। लेकिन इसका भी एक अपवाद है मेरे प्यारे, प्यारी भी ध्यान देना, सिर्फ प्यारे ही नहीं, प्यारी भी याद रखना कि इसके अपवाद में हम बोल सकते हैं कि जो ब्रोमीन है दोस्त, याद रखना कि ब्रोमीन एक प्रकार का क्या है, अधातु है। चलो भाई एक बार कमेंट करना, ऐसा कौन सा अधातु है, चलो ठीक है, ऐसा कौन सा धातु है जो कि हम बोल सकते हैं कि जो एक प्रकार का विद्युत का कौन सा ऐसा कौन सा धातु है जो कि लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। एक बार सभी लोग कमेंट करना कि कौन सा अधातु है। दोस्त ये भी जो है एक प्रकार का ऐसा अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, इस बात को भी ध्यान देना। तो ये जो भी मैं बातों को बोल रहा हूं ना, ध्यान देना कि जो भी बातों को मैं बोल रहा हूं सभी के सभी क्वेश्चन है। अब बोलोगे क्या भगवान है क्या, सब जानते हैं। अरे भाई साहब, मैं इतने दिनों से मैं चीजों को एनालाइज किया, मैंने क्वेश्चन को देखा, तो वहां से हमको यही मिलता है। ये सभी के सभी एक प्रकार के क्वेश्चन है। आप लोग इसी प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग सुनते रहो और सुन सुनकर अपनी बातों को किसी पेज पर नोट करते रहो, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयुक्त होने वाला है। ध्यान देना, अगर द्रव धातु के बारे में चर्चा करें तो वो कौन सा भाई, तो पारा है, जिसको मरकरी के रूप में जानते हैं। और इसका आंसर क्या करना, तो इसका आंसर आयोडीन करना। दोस्त यहां पे हम सल्फर के बारे में चर्चा करें, एक बार सभी लोग कमेंट करना कि सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है। हाइड्रोजन एक प्रकार का भी अधातु है, लेकिन ध्यान देना ये एक प्रकार का आवारा अधातु है भाई साहब, ये एक प्रकार का आवारा तत्व कहा जाता है। आवारा यानी कि लफुआ होता है ना, कि आज एकरा पास कल ओकरा पास, आज एकरा पास कल ओकरा पास, बहुत लोग ऐसे होते हैं। ध्यान देना कि उसी को हम लोग आवारा के रूप में जानते हैं। तो ये एक प्रकार का आवारा तत्व है, इस बात को भी ध्यान देना, ठीक है। सर ऑनलाइन बैच कब से स्टार्ट होगा, बहुत मेरे दोस्त ध्यान देना कि कुछ लोग ऑनलाइन बैच के बारे में चर्चा करते हैं। अगर हम बात कर लेते इस ऑनलाइन बैच के बारे में, तो दोस्त याद देना कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो जो है बन चुकी है, लेकिन उसको गूगल अभी अप्रूव्ड नहीं किया है। आज रातों रात तक गूगल अप्रूव्ड कर देगा, तब हमारी ऑनलाइन बैचेज को कल लॉन्च किया जाएगा। मैंने क्या बोला कि कल इसको हम लोग क्या करेंगे भाई, तो कल इसको हम लोग लॉन्च होगा। और ध्यान देना कि जब कल लॉन्च होगा तो इसके अंतर्गत में कौन कौन सी बैचेज होंगी। अगर बैचेज के बारे में बात करें तो पीआरटी की बैच हमारी सबसे पहले होगी। उसके साथ साथ याद रखना कि 6 to 8 के बारे में चर्चा करें तो इसके अंतर्गत में आपको मिलने वाला है जीएस प्लस साइंस और साइंस प्लस मैथ मिलने वाला है, जिसके अंतर्गत में साइंस तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैथ के बादशाह भी बहुत जल्द आपकी समझ आने वाला है। जीएस प्लस एसएसटी होगा, एसएसटी में हमारे एक से बढ़कर एक महानुभाव है। और जीएस प्लस इंग्लिश, मेरे दोस्त प्यारे आपको पता होगा ना कि इंग्लिश की जो है जादूगर हमारे पास जाने जाते हैं, जिस मनीष सर वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, और उनके साथ इंग्लिश के साथ हिंदी की बैचेज हमारी किसके अंतर्गत में 6 to 8 में आएंगे। उसके बाद अगर बात करते हैं 9, 10 के अंतर्गत में, दोस्त याद रखना कि 9 और 10 के अंतर्गत में अगर हम चर्चा करें तो इसके अंतर्गत में आपको आएगा जीएस प्लस साइंस की बैच, जो कि मैं खुद देखूंगा। उसके बाद जीएस प्लस अगर हम बात करें जीएस प्लस एसएसटी की बैच आ रही है। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि जीएस प्लस हम बोल सकते हैं कि इंग्लिश भी आएगा, और जीएस प्लस क्या होने वाला है तो जीएस प्लस हिंदी भी इसके अंतर्गत में आएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान देना। उसके बाद कुछ लोग पीजीटी के ऊपर डिपेंड है भाई। मेरे दोस्त पीजीटी में अगर बात करें तो पीजीटी यानी कि 11, 12 के बारे में चर्चा करें तो उसके अंतर्गत में जीएस प्लस ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी के बारे में आपको पता है कि 36 आए और 36 गए और फिर आ गए, यानी उनके अलावा भाई सब वो आते जाते रहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे ध्यान देना कि 36 आए 36 गए, आए और गए फिर आए, तो उनको छोड़ो। लेकिन इसमें मार्क्स कौन दिलाने वाला भाई, तो अंकित सर। तो ये जीएस प्लस ज्योग्राफी होगा। जीएस प्लस अगर बात करें जीएस प्लस पॉलिटिकल साइंस, मेरे दोस्त जीएस प्लस पॉलिटिकल साइंस के साथ हमारे जुड़ने वाले हैं प्रशांत सर। जीएस प्लस अगर हिस्ट्री के बारे में बात करें तो अनिशेक सर है। उसके बाद जीएस प्लस दोस्त याद रखना कि जूलॉजी की भी बैचेज जो कि मैं खुद देखूंगा, ये सभी की सभी बैचेज हमारी लॉन्च की जाएगी। कल मैं लॉन्च कर रहा हूं, आप लोग तैयार हो? कितने लोग तैयार हैं, एक बार हाथ उठाना। तो
एक बार हाथ उठा के बोलना कि यस सर वी आर रेडी। तो ये सब बैचेज, और हाँ हमारी ऑफलाइन बैच का आज ओरिएंटेशन क्लास था जिसकी शुरुआत हो चुकी है। अगर आप ऑफलाइन बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे दोस्त, अगर आप लोग ऑफलाइन बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर 92,411,58,267 वाले नंबर पे कॉल करना, या फिर एक और नंबर है लेकिन इस नंबर पे कॉल करना, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हाँ, इस ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन के लिए भी, ठीक है। तो ये हमारी बैचेज है। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर फरमाना कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी द्वारा बनाने के बाद, ये दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म, ध्यान देना एक युग्म का मतलब एक जोड़ा की साझेदारी द्वारा बनाने वाले आबंध को क्या कहते हैं, इसके बारे में बात करना कि हमारे वो कौन से बॉन्ड होते हैं। चलो ठीक है, आप लोग इतने लोग रेडी हो, यानी कि समझ में आ गया कि आप हमसे कितना प्यार करते हो। मेरे दोस्त आई लव यू टू, मेरे प्यारे और प्यारे आप सभी लोग को आई लव यू टू। सेशन को थोड़ा शेयर कर दो भाई साहब, सेशन को थोड़ा शेयर कर दो, अपने दोस्तों को बता दो कि भाई साहब इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। केसरी सर उसी अंदाज में, समझ रहे हो ना, जिस अंदाज में किसी को बना रखा है, भाई साहब बनाया था लेकिन अब अपने ऊपर बेकाम कर रहा हूं। तो आप लोग जो है सेशन को जरूर ज्वाइन करो और भी अपने दोस्तों के पास, और हाँ लाइक भी कर देना अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो। मेरे दोस्त मैंने बोला कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी द्वारा बनाने वाले अबंध को क्या उसको कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। आपको इसके बारे में चर्चा करना है। दोस्त ध्यान देना, ये दो परमाणु के बीच में जो बंध होते हैं ना, और इसमें किसना तो एक युग्म इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। दोस्त याद रखना कि जो शेयरिंग होता है, और उस शेयरिंग वाले बॉन्ड को हम लोग किस रूप में, तो शेयरिंग के बारे में बात करें तो वहां वाले बॉन्ड को हम लोग किस रूप में, तो कोवलेंट बॉन्ड के रूप में जानते हैं। इस बात को याद रखना, ठीक है। ठीक है, अगर हम बात करें मेटालिक बॉन्ड के बारे में तो दोस्त याद रखना, ये एक ध्यान देना कि एक बॉन्ड जो होता है हमारा आयनिक बॉन्ड होता है। मैंने क्या बोला कि एक हमारा आयनिक बॉन्ड होता है भाई, एक हमारा कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट तथा हम बोल सकते डोनेट तथा गेन किया जाता है। इस बात को आप लोग याद रखना, डोनेट तथा गेन किया जाता है। इस बात को याद रखना, उस प्रकार के बॉन्ड को हम लोग किस रूप में, आयनिक बॉन्ड के रूप में जानते हैं। मेरे दोस्त इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एक हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, एक हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है जिसके अंतर्गत में शेयरिंग तो होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग तो होता है, लेकिन किसी एक तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया जाता है, ना कि दोनों के द्वारा। सर सोशियोलॉजी पीजीटी का बैच विल ट्राई, हम लोग ट्राई करेंगे कि जो है सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी सबका बैच है, क्योंकि ध्यान देना कि पीजीटी पढ़ाने वाले हम ही लोग हैं, बाकी कोई नहीं है। आप बस इस बात को ध्यान देना कि बाकी लोग आपको भरमाने वाले बहुत मिलेंगे, ऐसी चीजों से दूर रहना है। बाकी तो आप जन्म नहीं करते हैं जी, आपको प्यार है ना हमसे। इसका आंसर आप लोग एक करना मेरे दोस्त। और ध्यान देना कि अगर हम चर्चा करें शेयरिंग कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, अगर हम चर्चा करें जो कोवलेंट बॉन्ड होता है ना, यानी कि जो हम बात करते हैं इस कोवलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंध के बारे में, तो याद रखना कि ये हमारे तीन प्रकार से होते हैं, यानी हमारे तीन प्रकार के होते हैं। और तीन प्रकार में अगर बात करें तो दोस्त याद रखना कि हमारा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। दोस्त याद रखना जो एक हमारा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, इस बात को याद रखना। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि एक हमारा कौन सा, तो एक हमारा डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है। दोस्त एक हमारा डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है, इस बात को याद रखना। और एक हमारा क्या होता है, एक हमारा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है, इस चीज को आप लोग याद रखना। देखो यहां से क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, यहां से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में दोस्त याद रखना कि एक युग्म बोले तो एक पेयर क्या होता है, एक पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। एक पेयर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है मेरे दोस्त, शेयरिंग होता है। जबकि हम बात करते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड में दो पेयर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, तो शेयरिंग होता है। और इसके अंतर्गत में तीन पेयर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है भाई, तो शेयरिंग होता है। अगर हम इन लोग इसके उदाहरण के बारे में चर्चा करें तो चलो भाई इसके उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे हमने बोला कि जो कार्बन होता है मेरे दोस्त, कार्बन छोड़ो, हम बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में। तो ऑक्सीजन एक प्रकार का अधातु है, और आपको पता होना चाहिए कि इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। दोस्त याद है ना कि इसको अष्टक को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, लेकिन इसके पास तो है ही नहीं, इसके पास तो है ही नहीं। इस बात को आप लोग ध्यान देना। फिर ये क्या करता है कि किसी को खोजता है कि भाई आओ 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 मेरे साथ खेला करो, लेकिन कोई नहीं मिलता है। अपने दोस्त को फोन करता है, अपने भाई को, कहाँ हो भाई, तो बोलता है सो रहे हैं। अरे पगला वगला का तू सोया है जी, तोरा पास 2 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, अब इधर
बुलाता है और बोलता है कि कोई तो मिला नहीं मेरे को भी, तो आओ हम लोग अपने में खेला कर लेते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग कर लेते हैं। और ये दोनों क्या कर लेते हैं ना, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेते हैं। दोस्त याद है ना कि अब इस दोनों का अष्टक क्या हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि यहां से इन दोनों का अष्टक क्या हुआ भाई, तो पूरा हो गया। इस बात को याद रखना, यहां पे यह हमारा एक प्रकार का डबल कोवलेंट बॉन्ड है। तो इस प्रकार से चीजों को हम बात करते हैं, इस प्रकार से चीजों को हम लोग बात करते हैं भाई। यानी इसका आंसर क्या करना, तो इसका आंसर आप लोग, एक मिनट, इसका आंसर याद है ना, एक मिनट थोड़ा होल्ड करना। हाँ चलो ठीक है, चलो ठीक है, मैंने क्या बोला कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आप लोग ए करोगे। चलो हमारा एनसीईआरटी क्या कहता है, जरा एनसीईआरटी को भी थोड़ा गौर फरमाते हैं कि इस प्रकार दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाला जो आबंध होता है ना, उसको सहसंयोजी आबंध कहते हैं। दोस्त याद है ना कि सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल आबंध होता है, लेकिन इनका अंतराणुक जो बल होता है ना, वो बेचारा बहुत ही कमजोर होता है। कमजोर बोले तो वो बहुत ही दुर्बल होता है। इस बात को याद रखना मेरे साथी, हम चर्चा कर रहे हैं इस सहसंयोजक बंध के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर फरमाना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तत्वों के वर्गीकरण का जो मुख्य श्रेय है वो किस रसायनज्ञ को दिया जाता है, आपको इसके बारे में कमेंट करना। चलो सभी लोग एक बार कमेंट करना, एक बार सभी साथी कमेंट करना भाई इसका आंसर क्या होने वाला। इसका आंसर सभी लोग कमेंट करना कि इसका आंसर क्या होने वाला है। मैंने क्वेश्चन क्या किया, मैंने क्वेश्चन ये किया भाई साहब, मैंने क्वेश्चन ये किया कि तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय किस रसायनज्ञ को दिया जाता है। विच केमिस्ट वाज गिवन द मेन क्रेडिट फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्या वो माइकल फेराडे महोदय हैं, जॉन न्यूलैंड्स महोदय हैं, हेनरी मोस्ले महोदय हैं, या फिर मेंडलीव महोदय हैं, आपको इसके बारे में कमेंट करना। चलो सभी लोग कमेंट करना। सर आप सिर्फ एंड्रॉयड के लिए आईफोन इंस्टॉल नहीं ले रहे, हा रुको भाई, हम गरीबों के मसीहा हैं भाई, हम गरीबों के लिए हैं, ठीक है। हम खून चूसने वाला काम नहीं करते हैं, वादे पे वादे नहीं करेंगे, आपको वही वादे करेंगे जो आपको मैं पूरा कर सकूं, ठीक है। तो मैं खून चूसने का काम नहीं करूंगा, मैं आपको वही वादे करूंगा जो मैं पूरा कर सकता हूं। मैं बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ला के वादे नहीं करने वाला हूं, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। तो हम जो है पूरा ट्राई करेंगे कि आप आईफोन वाले हमारे अमीर महोदय आपके लिए भी कुछ करेंगे भाई। चलो ठीक है, तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय, मेरे दोस्त याद रखना कि तत्वों के वर्गीकरण के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट है, जिस साइंटिस्ट को डोब्रेनर के रूप में जानते हैं। मेरे दोस्त ये वही डोब्रेनर महोदय हैं जिन्होंने इस तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए ना, उसके लिए एक नियम दिया था, जिस नियम को हम लोग त्रिक नियम के रूप में जानते हैं। मेरे दोस्त याद रख, उस नियम को हम लोग किस रूप में, तो त्रिक नियम के रूप में जानते हैं, ट्रायड रूल के रूप में जानते हैं, इस बात को ध्यान देना। उसके बाद इस डोब्रेनर के बाद कौन आया भाई, तो इस डोब्रेनर के बाद कौन आया, तो एक साइंटिस्ट है जिस साइंटिस्ट को न्यूलैंड्स के रूप में जानते हैं। दोस्त याद रख, न्यूलैंड्स ने तत्वों के वर्गीकरण करने के लिए एक नियम दिया था, जिस नियम को हम लोग अष्टक नियम के रूप में जानते हैं। इस नियम को हम लोग किस रूप में, तो अष्टक नियम के रूप में जानते हैं। न्यूलैंड्स महोदय से काम नहीं चला, फिर हमारे आते हैं कौन महोदय भाई, तो मेंडलीव महोदय, और इन्होंने तत्वों के वर्गीकरण करने के लिए आवर्त सारणी को जन्म दिया। दोस्त याद रखना कि जो आवर्त सारणी है, जिसको हम लोग पीरियोडिक टेबल के रूप में जानते हैं, मैंने क्या बोला कि इसको हम लोग किस रूप में, तो पीरियोडिक टेबल के रूप में जानते हैं। और पीरियोडिक टेबल की जो जनक है वो व्यक्ति का क्या नाम है भाई, तो उसे हम लोग मेंडलीव के रूप में जानते हैं। एक बार सभी लोग कमेंट करना, मिस यू सर करते हैं, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। चलो ठीक है, यहां पे सर खाली बंदूक ज्यादा आवाज करता है, हाँ खाली बंदूक ज्यादा आवाज करता है, भरल रहता आवाज नहीं करता। आज तो पूरा 56 को गोलियां भरल है ना। दोस्त ध्यान देना, मैंने क्या बोला कि आवर्त सारणी की जो जनक है वो कौन है भाई, मेंडलीव महोदय है। लेकिन आपको ये बताना है कि मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी को दिया था, ठीक है, मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी को दिया था तो वो समय कितने तत्वों की खोज की जा चुकी थी। एक बार सभी लोग कमेंट करना, जब मेंडलीव ने कितने तत्वों का खोज किया था, ठीक है, तो कितने तत्वों का खोज किया था, आपको इसके बारे में कमेंट करना। जब मेंडलीव के महोदय के द्वारा क्लियर नहीं हुआ था ना, तो एक महोदय आते हैं जिसका नाम है मोसले। दोस्त इन्होंने क्या किया, आधुनिक आवर्त सारणी को दिया था। मेरे दोस्त इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी को दिया था, इस चीज को आप लोग जरूर याद रखना, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और इसका आंसर क्या करना, तो इसका आंसर आप लोग मेंडलीव करना, क्योंकि सबसे पहले इनको ही कहा जाता है कि यह एक प्रकार के ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसके बारे में सोचा। दोस्त याद रखना कि जब मेंडलीव ने तत्वों का जब वर्गीकरण कर रहे थे ना, एट दैट टाइम
सिर्फ और सिर्फ 63 तत्वों को खोजा गया था, जैसा कि आप सभी प्यारे और प्यारी आंसर को दे रहे हैं। तो ध्यान देना कि जिन लोग को नहीं पता है, जिनको नहीं पता है मेरे दोस्त याद रखना, सर आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हैं। भाई साहब मैं कमेंट इतना दूर है ना, हमको दिखता ही नहीं है। खैर इसलिए तो मोबाइल में देख रहे हैं मोबाइल में दिख रहे हैं। देखो पगला बोल रहा है कि आवाज नहीं आ रहा है, ऐसा होता है क्या? आवाज तो बल्ले बल्ले है। ध्यान रखना इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी करना। देखो यहां पर लिखा कि तत्वों की वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रूसी रसायनज्ञ डमित्री इवानोविच मेंडलीफ को जाता है, इस बात को ध्यान देना। और तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में उनका प्रमुख योगदान रहा है। उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित को किया है, इस चीज को याद रखना। और इसका आंसर क्या करना, मेंडलीफ करना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भाई। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि मछलियों के शरीर में दोहरा परिसंचरण अनुपस्थित होता है, ये सही बोल रहा है क्या? दूसरा बोल रहा है कि बहुत सारे सरीसृप ऑक्सीजनकृत तथा विऑक्सीजनकृत रुधिर धारा का कुछ सीमा तक मिलान भी सहन कर सकते हैं। आपको इसके बारे में कमेंट करना है कि दोनों में से कौन सही है और कौन गलत है, कौन सही है और कौन गलत है, आपको इसके बारे में कमेंट करना। मेरे दोस्त ध्यान देना कि अगर हम बात करते हैं इस मछलिया के बारे में, तो याद रखना कि मछली और मछली के शरीर में जो दोहरी परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होता है, यह बिल्कुल सही बात बोल रहा है, क्योंकि इसके अंतर्गत में कौन सा, तो दोस्त याद रखना कि इसके अंतर्गत में एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मैंने क्या बोला कि इसके अंतर्गत में क्या होता है, तो एकल परिसंचरण तंत्र, यानी हम बोल सकते हैं इसके अंतर्गत में सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं। इस बात को याद रखना। साथ ही हम चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में, हम बात करें इस मछली के बारे में। यानी पहला ऑप्शन तो हमारा सही बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि बहुत सारे सरीसृप, भाई साहब सरीसृप उसे कहते हैं ना जो रेंग कर चलता है। अच्छा एक बार कमेंट करना कि जो मछली होती है उसके हृदय में कितने कच्छ होते हैं भाई। एक बार सभी लोग कमेंट करना कि जो मछली होता है उसके हृदय में कितने कच्छ होते हैं, इसके बारे में कमेंट करना। सर थोड़ा सा गुनगुनाइए, पेड क्लास का याद आ रहा। ओह माय गॉड। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। चलो ठीक है, पढ़ाई करो भाई। मैंने क्या बोला कि आपको कमेंट करना है कि मछली के शरीर में कितने कच्छ होते हैं। एक बार सभी लोग कमेंट करना। मेरे दोस्त ध्यान देना कि जो रेंग कर चलता है ना उसको सरीसृप कहते हैं, और जो यहां वहां रहता है, आप समझ रहे हो ना, उसको आवारा कहते हैं। लेकिन दोस्त याद रखना जो जल तथा स्थल दोनों पे रहता है, जो जल तथा स्थल दोनों पे रहता है, उससे हम लोग किस रूप में, उससे हम लोग उभयचर के रूप में जानते हैं। और आपको पता है कि उभयचर के अंतर्गत में मेढकवा सब आता है, मेढक, जो यह वही मेढक है जो टर टर की आवाजों को उत्पन्न करता है। अच्छा एक बार ये भी कमेंट करो कि कौन मेढक जो है टर टर की आवाजों को उत्पन्न करता है, कौन सा मेढक टर टर की आवाजों को उत्पन्न करता है, आपको इसके बारे में कमेंट करना है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं ना कि कौन, मतलब कहने का मतलब है कि मेल की पुरुष ऐसे कौन से मेढक होते हैं। और दोस्त याद है मछली के हृदय जो होते हैं ना, इसके हृदय में 2 कच्छ होते हैं, जबकि हम चर्चा अगर सरीसृप के हृदय में कितना, तो इसके जो हृदय होते हैं उसके हृदय में 3 कच्छ होता है, इस बात को ध्यान देना। और जो मेढकवा है उसके में भी 3 है, यानी कि दोनों के दोनों हमारे कथन सही हैं। यानी इसका आंसर क्या होगा कि बोथ आर करेक्ट। इसका आंसर आप लोग सी करना, ठीक है। इसका आंसर क्या, बी करना, साथ ही इसका आंसर बी करेंगे। दोस्त ध्यान देना कि यहां पर लिखा हुआ यह ऑक्सीजनित, यहां हम बोल सकते हैं ना, देखो हमारा जो है यह मछली है और मछली का हृदय ध्यान देना कि 2 कच्छों में आपको दिख रहा होगा। उसके बाद यह एम्फीबियन है, रेप्टाइल से, इस दोनों का हृदय क्या है, एक अलिंद है और 2 निलय के रूप में, यानी कुछ इस प्रकार से होते हैं, सॉरी 2 अलिंद और 1 निलय होते हैं। और कुछ इस प्रकार से रेप्टाइल्स भी होते हैं। और मैमल्स तथा अगर बर्ड्स के बारे में चर्चा करें तो कुछ इस प्रकार से इनके हृदय में कितना कच्छ होता है। चलो सबके हृदय के बारे में लिख देते हैं। इनका जो हृदय होता है, वो कितना कच्छ, तो 2 कच्छ होता है। अगर हम लोग इसके हृदय के बारे में चर्चा करें तो इसके हृदय में कितना, तो 3 कच्छ होता है। अच्छा एक बार कमेंट करना कि मगरमच्छ के हृदय में कितना कच्छ होता है। दोस्त याद रखना इनके हृदय में कितना कच्छ होता है, तो 4 कच्छ होता है। दोस्त आपको पता होगा कि जो केचुआ होता है ना, इस केचुआ के बारे में चर्चा करें, केचुआ के हृदय में कितना कच्छ, तो 8 कच्छ होते हैं। जबकि वही बात करते कि जो तेलचट्टा होता है मेरे दोस्त, ये जो तेलचट्टा सब होता है उसके हृदय में कितना, तो 13 कच्छ होता है। बाबा, ये पूरा गांधी मैदान का उसके हृदय में ही है, ये पूरा गांधी मैदान इसके हृदय में। बहुत दिनों बाद पहले अंदाज में देख रही हूँ, अच्छा लग रहा। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच। कौन है भाई, डॉक्टर श्वेता कुमारी, थैंक यू सो मच। दोस्त ध्यान देना कि जो मगरमच्छ होता है ना, ये एक प्रकार का अपवाद है भाई। ये जो मगरमच्छ होता है उसके हृदय में एक प्रकार का रेप्टाइल तो है, लेकिन इसके हृदय में कितना कच्छ होता है, तो 4 कच्छ होता है, एक प्रकार का अपवाद है। बाकी साथ ही ध्यान देना कि केचुआ और तिलचट्टा के हृदय में कुछ इस प्रकार से होता है। सॉरी। अगला क्वेश्चन देखो क्या होता है
कि पौधे के संदर्भ में सही कथन को चुनना है भाई, पौधे के संदर्भ में सही कथन की पहचान करना, इसके बारे में कमेंट करो भाई, सभी लोग कमेंट करना। फेवरेट गुरुजी हम लोगों को छोड़ चले गए। भाई साहब मैंने पढ़ाना नहीं छोड़ा है, मैंने कुछ और छोड़ा है, पढ़ाना नहीं छोड़ा है। मैं नहीं, अगर मैं आपको पढ़ा के नहीं विलुप्त हो जाता ना तो आप बोलते आप तो मेरे को छोड़ के चले गए। ना ना ना, मुझे भी आपकी बिना नींद नहीं आती है, नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो। आप लोग गाना गा रहे थे और मैं आ गया, ठीक है। तो चलो भाई साहब घबराने की जरूरत नहीं है। चलो मैं आप लोग के सामने हूं और आप लोग के साथ हमेशा जुड़ा रहूंगा आपके अपने यूट्यूब चैनल द ऑफिसर्स अड्डा के ऊपर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, पहला ऑप्शन है कि इनमें गैसों का आदान प्रदान केवल रंध्रों के द्वारा होता है। भाई साहब जो गैस होते हैं ना, गैसों का आदान प्रदान, कहने का मतलब कि CO2 को छोड़ना, दोस्त याद रखना कि CO2 को छोड़ना तथा ऑक्सीजन को लेना, तथा ऑक्सीजन को लेना की बात करते हैं। ये गैसों का जो आदान प्रदान होता है ना, स्टोमाटा, दोस्त याद ना, स्टोमाटा कहते हैं किसे हैं, तो पत्तियों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र, पत्तियों पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं मेरे दोस्त, उसको हम लोग किस रूप में, दोस्त याद है ना कि उससे हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमाटा के रूप में जानते हैं। और यह वही स्टोमाटा है जिसके माध्यम से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया भी होती है। मैंने क्या बोला कि इसी के माध्यम से क्या होता है, तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। यह वही रंध्र है मेरे दोस्त जिसके बारे में हम बोल सकते हैं यहां से पादप क्या करते हैं, तो पादप श्वसन की प्रक्रिया करते हैं और बहुत सारी क्रियाओं को इसके माध्यम से विसरण वगैरह भी करते हैं, इस चीज को ध्यान देना। दूसरा बोल रहा है कि यह मृदा से प्राप्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट तथा नाइट्राइट के रूप में ग्रहण करते हैं। मेरे दोस्त एक चीज और याद रखना, यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि वायुमंडल से नाइट्रोजन को नाइट्रेट तथा नाइट्राइट के रूप में ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, तो उससे हम लोग किस रूप में, नाइट्रोजनीकरण के रूप में जानते हैं। दोस्त याद रखना कि उससे हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम लोग नाइट्रोजनीकरण के रूप में जानते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन के रूप में जानते हैं। इस चीज को याद रखना। और यह भी हमारी प्रक्रिया, ये भी हमारा सही है। पूछ रहा कौन सही है, तो दोनों सही है, यानी इसका आंसर क्या करना, तो इसका आंसर आप लोग बोथ आर करेक्ट करना, इस चीज को ध्यान देना। केसरी सर एक ही दिल है, कितना जीतिएगा, आपकी आवाज में वास्तव सरस्वती निवास करती है। मां सरस्वती आप पे हमेशा, आप सभी प्यारे और प्यारियों पर दया बनाए रहें। और इस बार, अब की बार मेरे साथी, अगर आप मन से दिल से पढ़ाई कर रहे हो तो यकीनन मानो कि आपकी सफलता इस बार सुनिश्चित है। इसके लिए परमपिता परमेश्वर से और मां सरस्वती से मैं हमेशा अनुरोध करूंगा कि आपकी सिलेक्शन हो। मेरे साथ जितने भी साथी मन लगाकर पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि मोबाइल तो खोल दिए हैं, केसरी सर आगे बक 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 कर रहे हैं और हम किसी और का खाली पुलाव जो है पका रहे हैं, तब तो कुछ ना होने वाला है। रुको जरा, सब्र करो, मैथ और रीजनिंग के भी आएंगे, मैथ और रीजनिंग का भी क्लास चलवाइए सर, रुको जरा सब्र करो, वो भी चलेगा। और हाँ ठीक है, तो दोस्त याद रहे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप लोग सी करना। मैं एज सून एज पॉसिबल, मैं बहुत ही जल्द जो है मैथ और रीजनिंग, कल हमारे इस चैनल पे 1 से 2 फैकल्टी और आ रहे हैं और उम्मीद करती हूं उस फैकल्टी को आप जरूर जानते होंगे कि उन्होंने एक नाम दिया है। तो दोस्त आप लोग इसी तरह प्रतिदिन रात्रि 8 बजे हमारे साथ, हमारे बाद अंकेश सर के साथ, आपको पता है कि 36 आए और 36 गए फिर आए, लेकिन मार्क्स कौन दिलाता है भाई, तो अंकेश सर दिलाते, तो वो भी जो है हमारे जस्ट बाद मिलेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें, अनिशेक सर, मनीष सर, प्रशांत रोशन सर, शंकर सर, सभी टीचर आपके साथ जुड़ रहे हैं। बस आप लोग भी कमर की पेटी बांध लो, उड़ान के लिए तैयार हो जाओ मेरे दोस्त, सभी लोग उड़ान करेंगे इस बार। दोस्त ध्यान देना कि पत्ती है और पत्ती पर छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, जहां से CO2 और ऑक्सीजन, साथ ही साथ मैंने बोला ना वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया, ये सभी के सभी हमारे इसी छिद्र के माध्यम से होता है, जिसको हम लोग किस रूप में, स्टोमाटा, यानी उसको हम लोग रंध्र के रूप में जानते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान देना मेरे दोस्त, ध्यान रखें उसको हम लोग किस रूप में, तो रंध्र यानी स्टोमाटा के रूप में जानते हैं। इस बात को जरूर याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जीवित कोशिका की खोज किसने किया था। मेरे दोस्त क्वेश्चन तो सुनने में बहुत इजी है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। तो चलो हम आज उस कहानियों के बारे में बात करते हैं। और ध्यान देना, कुछ लोग कहानी बनाने वाले हैं, अब बोलेंगे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो उससे कहानी को बिल्कुल इग्नोर करना है, ठीक है। बिल्कुल जो है, अभी तो हमने कहानी बताया ही नहीं। ध्यान देना, क्वेश्चन कह रहा है कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया। मेरे दोस्त याद रखना कि जीवित कोशिका की खोज जीवाणुओं में किया गया था, और जीवाणुओं के अंतर्गत में जीवित कोशिका की खोज किया गया था। और किसने किया था, सबसे पहले अगर चर्चा करें कि हमारा जो रॉबर्ट हुक महोदय हैं, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कोशिका की खोज किया था, लेकिन वो एक प्रकार की मृत कोशिका थी, यानी वो एक प्रकार का डेड सेल था मेरे प्यारे और प्यारी। भी याद रखना कि डेड सेल की खोज किसके द्वारा किया गया था, वो जो किया गया था हमारे इस महोदय के द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा। कब किया गया था,
तो वर्ष 1665 ईस्वी में। लेकिन आप लोग बताओ मेरे प्यारे कि जो जीवित कोशिका की खोज किए थे ना, वो कहां किया था, इसके बारे में कमेंट आप करना। दूसरा बोल रहा रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने केंद्रक की खोज किया था। केंद्रक बोले तो जिसके बारे में हम बोल सकते हैं ना, जो कि हमारा न्यूक्लियस है, इस केंद्रक की खोज के बारे में चर्चा करें, वो प्यारे याद रखना कि वो हमारे रॉबर्ट ब्राउन महोदय हैं, जिन्होंने इस केंद्रक की खोज कहां किया था। तो जो ऑर्किड प्लांट होता है ना, जो ऑर्किड पौधा होता है, इस ऑर्किड पौधे के अंतर्गत में इन्होंने क्या किया, तो इस केंद्रक का खोज किया था। उस वैज्ञानिक को हम लोग किस नाम से, तो रॉबर्ट ब्राउन के नाम से जानते हैं। लैंड स्टीनर महोदय, मेरे प्यारे याद रखना, यह वही लैंड स्टीनर महोदय हैं जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने रक्त समूह की खोज किया। मेरे दोस्त रक्त समूह कितने हैं, तो 4 हैं, जिसमें हम लोग ए बी और उसके बाद ओ, जिस सिस्टम को हम लोग किस रूप में, मेरे दोस्त याद रखना, एबीओ सिस्टम के रूप में जानते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि दिस एबीओ सिस्टम इज डिस्कवर्ड बाय कॉर्ल लैंडस्टीनर। इस बात को ध्यान देना, साथ ही उसे हम लोग किस रूप में, तो कॉर्ल लैंडस्टीनर के रूप में जानते हैं। ठीक है, चलो पीसी पर चलेगा क्या सर, बताइए प्लीज। विल ट्राई मेरे प्यारे, हम ट्राई करेंगे और धीरे धीरे सब पे चलाएंगे। हम जो है ना पर्दा पे भी चलाएंगे, रुको जरा, सब्र करो, सब कुछ चलेगा। अब बाकी तो अब जन्मे लग करते हैं जी, रुकिए जरा। दोस्त याद रखना कि लिवेनहॉक महोदय ने क्या किया था, तो इस जीवित कोशिका की खोज किया था। अगर हम चर्चा करें कि मैंने क्या बोला कि लिवेनहॉक जो साइंटिस्ट हैं, मेरे दोस्त इस बात को जरूर याद रखना, जिस बात को मैं बताने जा रहा हूं ना, ये एक प्रकार की बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लिवेनहॉक ने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे खोज किया है भाई। अगर इनके खोज के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहला अगर हम बोल सकते कि जो जीवित कोशिका है, इस जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया है, तो लिवेनहॉक के द्वारा किया गया है। उसके बाद बोल सकते हैं कि जो प्रोटोजोआ है, ये जो प्रोटोजोआ की खोज किया गया था, लिवेनहॉक के द्वारा किया गया था। उसके बाद बोल सकते हैं कि जो शुक्राणु होता है ना, जो कि हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका कही जाती है, इसकी भी खोज इन्होंने ही किया था। उसके बाद बोल सकते हैं कि जो अंडाणु होता है, मेरे दोस्त याद रखना, अंडाणु की भी खोज इन्होंने ही किया था। उसके बाद साथ ही अगर हम चर्चा करते हैं तो ध्यान देना कि जो हमारे, अगर बात करें जो हमारा यकृत है, उस लिवर की भी खोज किसके द्वारा, इसी साइंटिस्ट के द्वारा किया गया। और ईटीसी बहुत सारे खोज जो है किसके द्वारा, तो हमारे इस लिवेनहॉक महोदय के द्वारा किया गया था। इस बात को याद रखना, जिन्होंने वर्ष 1674 ईस्वी में इस जीवित कोशिका की खोज किया था। और जबकि हम बात करते हैं कि जो रॉबर्ट हुक ने खोज किया था, वो 1665 ईस्वी में किया था। वो एक प्रकार की मृत कोशिका थी, जिन्होंने कहा तो पेड़ की छाल में, मेरे दोस्त याद रखना, मेरे प्यारे भी याद रखना, और प्यारे के साथ साथ प्यारी भी याद रखना कि जीवित कोशिका की खोज जो किया गया था वो कहां किया गया था, मेरे प्यारे, मेरे प्यारे याद रखना। ठीक है, वो जो है कहां, तो इस पेड़ की छाल में किया गया था। इसका आंसर आप लोग डी करेंगे। हम चर्चा करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। दोस्त ध्यान देना कि जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज लगाया था। उसके बाद 1674 ईस्वी में सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से सबसे पहले लिवेनहॉक ने क्या किया, जीवित कोशिका का पता लगाया। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका के केंद्रक का पता लगाया था, और पुरकिंजे ने 1847 में कोशिका के स्थित तरल जैविक पदार्थ, जिसको जीवद्रव्य कहा जाता है, उस जीवद्रव्य, मेरे दोस्त याद रखना, हम चर्चा कर लेते थोड़ा सा जीवद्रव्य के बारे में। यह वही जीवद्रव्य है जिसकी खोज किसने किया था, जिसकी खोज जो किया गया है वो पुरकिंजे के द्वारा किया गया है। लेकिन हम चर्चा करते हैं इसका नाम किसने दिया है, तो नाम जो डुजार्डिन के द्वारा किया गया। मेरे दोस्त एक बात जरूर याद रखना, ये जो जीवद्रव्य होता है इसके अंतर्गत में हम बोल सकते हैं कि जो कोशिका होता है, कोशिका के अंदर में पाए जाने वाले कोशिका द्रव हो गए। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि जो केंद्रक द्रव होता है वो भी इसी में होता है। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि जो कोशिकांग होता है, ये सभी के सभी मिलकर हमारी क्या करती है, तो जीवद्रव्य का निर्माण करती है, जिसे हम लोग किस रूप में, जिसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म के रूप में जानते हैं। और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन बीपीएससी जैसे एग्जाम में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को जरूर याद रखना मेरे प्यारे। साथ ही इस क्लास, इस नेचर लवर, इस क्लास के लास्ट में एक बार जीके जीएस की प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी बता दीजिए ना सर। हाँ बिल्कुल बताएंगे मेरे प्यारे सर जी। जनता जनता बोल रहा है, जनता जनता चाहती है, आपको ठंडी नहीं लग रही क्या? ठंडी तो नहीं लग रही भाई, वाकई गर्मी हो गया मेरे को। आप लोगों का प्यार इतना मिला ना कि मेरे को गर्मी गर्मी हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, सब कुछ माफ है आपके लिए। दिल, गुर्दा, फेफड़ा सब कुछ देने वाले आपको। देखो ये हमारे, मैंने बोला एक प्रकार की जीवित कोशिकाओं की खोज इससे किया गया था। मैंने क्या बोला कि इस प्रकार से जीवित कोशिका की खोज किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जंतु के शरीर को ढकने के लिए, मेरे दोस्त ध्यान देना कि जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने के लिए उत्तक कौन सा है? जंतु के शरीर को ढकने और बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले उस टिश्यू के बारे में, उस उत्तक के बारे में बात करने, वो कौन सा है? हम लोगों से दिल लीजिए और दुश्मन के दिल में छेद कीजिए। हो चुका है, बोलना नहीं है,
हो चुका है। लोग जो है अब बोलने की जरूरत नहीं है, मैं क्या ही बोलूं। मेरे साथी, मेरे प्यारे और प्यारी, आप सभी मेरे सब कुछ हो। सोचो दिन भर में है आप लोग के चक्कर में रहता हूं कि मेरे साथी कैसे जो है आप लोग के साथ में जुड़ूं। मेरी अब क्या बोले, जो घर वाले हैं ना वो परेशान है, फोन नहीं रिसीव करते हैं। एक तो घर वाला जो यहाँ पर है वो बोलता है कि आप यहीं पे काम करिए, हम चले, और वो जा भी रहा है। सोचो, हम बोले जाओ, अभी जो है कोई बाधा नहीं चाहिए मेरे को। हमने बोला कि तुम जाओ और अभी मत आना, अभी आना 1-1.5 साल के बाद। अभी हमको कोई बाधा नहीं चाहिए, क्योंकि हमें जो है सिर्फ अपना जान निछावर करना है अपने प्यारे और प्यारी के लिए। लेकिन मैंने इस बात को बता के रखा है, कहीं नेटवर्क गड़बड़ाना नहीं चाहिए, हम फोन करते रहेंगे। समझ रहे हो बात को? कि जंतु के शरीर को ढकने या बाहर रक्षा प्रदान करने वाले वो जो उत्तक होते हैं ना, उसको हम इपिथेलियल उत्तक के रूप में जानते हैं। मेरे दोस्त याद है ना कि ये हमारा एक प्रकार का कौन सा उत्तक होता है भाई? ये हमारा एक प्रकार का उपकला उत्तक होता है मेरे दोस्त। इसे हम लोग किस रूप में? इपिथेलियल टिश्यू के रूप में जानते हैं, यानी यह हमारा एक प्रकार का उपकला उत्तक होता है। इस बात को ध्यान देना मेरे दोस्त। याद रखना कि जो उपकला उत्तक होते हैं ना, इसके भी हमारे कई प्रकार होते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि हमारा सल्की उपकला होता है, जिसको हम लोग किस रूप में? जिसको हम लोग स्क्वेमस के रूप में जानते हैं मेरे दोस्त। इस बात को याद रखना। जो दूसरा होता है उसको हम लोग किस रूप में? तो साथी याद रखना, उसको हम लोग स्तंभाकार, उससे हम लोग किस रूप में? तो स्तंभाकार, जिसको हम लोग कोलुमिनल, दोस्त याद रखना, उसको हम लोग कोलुमिनल के रूप में जानते हैं। जो तीसरा होता है साथी ध्यान देना कि जो तीसरा है ना, उसको हम लोग किस रूप में? तो घनाकार के रूप में जानते हैं। इस बात को याद रखना, जिसको हम लोग कुबोइडल बोलते हैं मेरे दोस्त, उसको हम लोग कुबोइडल के रूप में जानते हैं। और जो चौथा होता है उसको हम लोग पचमावी बोलते हैं। पचमावी बोले तो उसको हम लोग किस रूप में? तो सिलिएटेड के रूप में जानते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखना। तो ये अलग अलग प्रकार के हमारे उपकला उत्तक होती हैं, जिन सभी उत्तकों का निर्माण, जिन सभी उत्तकों का जो कार्य होता है ना, वो अलग अलग होता है। हम प्रॉमिस करते हैं सर कि TRE4 में सिलेक्शन लेके द ऑफिसर्स अड्डा के सभी शिक्षक से आशीर्वाद लेने जरूर आएंगे। बिल्कुल साथी, मेरे प्यारे विकास कुमार, बिल्कुल आप आइए। और आप ही नहीं, मेरे सभी प्यारे और प्यारी इस बार सिलेक्शन लेके पूरे जो है दुश्मन के दिमाग में और दिल में, गुर्दा लेवल, फेफड़ा सब में छेद कर दीजिए भाई साहब। सभी लोग से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप रिजल्ट दो और आओ मेरे से मिलने में। दिल खोल कर मैं बता रहा हूं, गांधी मैदान में खड़ा हो जाऊंगा और सब लोग मिल लेना, ठीक है? मिठाई का डब्बा लेके। आगे हम बात करें पेशी उत्तक के बारे में दोस्त, तो यह याद रखना कि हमारे शरीर में जो सबसे अधिक मात्रा में इपिथेलियल टिश्यू होता है, ठीक है? इस चीज को जरूर याद रखना। ब्लड के बारे में बात करें, रक्त एक प्रकार का क्या है? यह एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है मेरे दोस्त। याद रखना, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। इस चीज को आप लोग याद रखना दोस्त। कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत में हमारे रक्त भी आते हैं, और रक्त के साथ साथ हम बोल सकते हैं कि जो लिम्फ होता है ना, ये लिम्फ भी आता है। उसके साथ साथ हम बोल सकते हैं जो कंकाल होते हैं, कंकाल के साथ साथ हम बोल सकते हैं जो वसीय होता है, ये सभी के सभी हमारे एक प्रकार के इस शरीर को, यानी एक प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। इस चीज को ध्यान देना। तो इस प्रकार से हमने बोला इसका आंसर ए करना। देखो यहाँ पर लिखा है कि जंतु के शरीर को ढकने या बाहर रक्षा प्रदान करने वाले उत्तक इपिथेलियल उत्तक हैं। इपिथेलियल शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों के कोशिकाओं को ढकते हैं। यह भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करते हैं। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्त वाहिनी नली के अस्तर को, फेफड़े की। दोस्त याद रखना कि ये जो हम बात कर रहे हैं ना स्क्वेमस के बारे में, इससे क्वेश्चन पूछा, सॉरी कोलुमिनल के बारे में, इससे क्वेश्चन पूछा गया था हमारे TRE एग्जाम में। कि हम साथ ही याद रखना कि जो श्रावण होता है, और श्रावण के साथ साथ अगर हम बात करें कि जो अवशोषण की प्रक्रिया होती है, वहां पर किस प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, तो याद रखना वहां पर जो उत्तक पाए जाते हैं उसको स्तंभागार कहते हैं, ठीक है? शंकर सर ससुराल की तारीफ ऐसे करते हैं कि मन करता है ब्याह कर ले। वो बेचारे परेशान है, मन करता है ब्याह कर ले। यकीन मानो और मेरे दिल से मेरी बातों को मानो, नहीं करना। ऐसे जो जिंदगी जी रहे हो ना, वो आपके लिए बल्ले बल्ले है। अब फिर तो बेटा, फिर तो भाई ध्यान देना कि अगर आपने शादी कर लिया, जिंदगी गया। ध्यान देना। अगला क्वेश्चन बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये हमारे इपिथेलियल टिश्यू है भाई। जैसे मैंने बोला कि अलग अलग प्रकार होते हैं। एक हमारा स्क्वेमस होता है, एक हमारा क्यूबिडल होता है, कोलुमिनल होता है, सिलेटेड होता है और ग्लैंडुलर के अंतर्गत में। उसके बाद हमने बोला कि मस्कुलर टिश्यू के अंतर्गत में स्टेटेड होते हैं, जिसको हम लोग किस रूप में? जिसको हम लोग ऐच्छिक के रूप में जानते हैं। और एक हमारा नॉन स्टेटेड होता है, जिसको हम लोग अनैच्छिक के रूप में जानते हैं दोस्त, याद है। और एक हमारा कार्डियक होता है, जिसको हम लोग हृदय के रूप में जानते हैं। उसी प्रकार कनेक्टिव के अंतर्गत में मैंने बोला एडिपोज भी होता है, स्केलेटन भी होता है, सपोर्टिंग में टेंडन और लिगामेंट भी होता है, एरियोलर भी होता है, और फ्लूइड के अंतर्गत में ब्लड तथा लिम्फ होते हैं। इस बात को ध्यान देना। ये आपके पास बोर्ड PDF जाएगा, इसको आप जरूर पढ़ लेना, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समान समय में, मेरे दोस्त सभी लोग कमेंट करना कि समान समय में भिन्न भिन्न तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर्ड इन द सेम टाइम। इसके बारे में आपको कमेंट करना है कि समय तो हमारा समान है, लेकिन इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के हम लोग क्या करते हैं? डिस्टेंस को तय करते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं?
आप लोग का कमेंट वाकई दिख नहीं रहा, मेरे को मोबाइल में देखना पड़ रहा है। चलो ठीक है, देख लेते हैं। सर मैं पहले वाईटी का क्लास नहीं देखती थी, बट जब से ऑफिसर्स अड्डा में आए पर डे देखती हूँ। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच मेरी प्यारी पूनम गुप्ता, सभी लोग को। सर जी का मस्त डायलॉग, पगला वगला है क्या जी, पगला वगला का कुछ कुछ क्या बोलते रहता है जी। चलो यहाँ पे जवाब दो ना। मैंने क्या बोला कि समान समय में समय समान है, लेकिन विभिन्न दूरी को हमने तय किया। मेरे दोस्त याद रखना कि पहले 5 मिनट में हमने क्या किया, तो इस 5 मिनट में मैंने जो है यानी कि 1 किलोमीटर की दूरी को तय किया। लेकिन ध्यान देना कि अब 5 मिनट हमने क्या किया, तो 2 किलोमीटर की दूरी को तय किया। यानी कि मैंने क्या बोला कि समय तो हमारा समान है, लेकिन भिन्न भिन्न दूरी को हमने तय किया। तो क्या हमारा असमान गति होगा कि एक समान होता? मेरे साहब ध्यान देना कि एक समान हम तब कहते हैं, एक समान तब कहते हैं कि जब 5 मिनट में क्या कर रहा है, तो अपने घर से स्कूल जा रहा है और उसी 5 मिनट में स्कूल से अपने घर जा रहा है। तो ये जो डिस्टेंस होगा ना, वो एक प्रकार का जो हमारा सेम है, तो उस प्रकार की गति को एक समान गति कहते हैं। लेकिन दोस्त याद रखना कि भिन्न भिन्न, यानी कि जो हमने क्या बोला कि उसकी जो समय है समान है, लेकिन जो तय की गई दूरी है क्या है भाई, अलग अलग है। यानी वो हमारा एक प्रकार का नॉन यूनिफॉर्म मोशन होने वाला है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होने वाला है। इस चीज को याद रखना और इसका आंसर आप लोग ये करोगे। हमारा एनसीईआरटी क्या कहता है, जरा गौर फरमाना भाई। एनसीईआरटी कहता है कि माना कि वस्तु एक सीधी रेखा पर चल रही है, माना पहले 1 सेकंड में या 50 मीटर, दूसरे सेकंड में 50 मीटर और तीसरे सेकंड में 50 तथा चौथे सेकंड 50 मीटर दूरी तय करता है। इस स्थिति में प्रत्येक वस्तु सेकंड में 50 मीटर दूरी तय करती है, क्योंकि वस्तु का समान समय अंतराल समान दूरी तय करता है। तो इस प्रकार की गति को हम लोग किस रूप में, जो एक समान गति के रूप में जानते हैं। और असमान गति यहां पर दिया हुआ है, साथी कह रहा है कि समय अंतराल हमारा क्या है, तो सेम है, लेकिन जो दूरी है ना डिफरेंट है। इस चीज को ध्यान देना। सर वॉइस सही नहीं आ रही है, बहुत स्लो है। अब जो है फेफड़ा निकल के बाहर चला जाएगा, इतना चिल्ला रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको आवाज स्लो लग रहा है। तो ठीक है, चलो ठीक है। तो इसका आंसर क्या करना है, इसका आंसर आप लोग, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन तो हो गया था ना बीटा में। अच्छा सब लोग कमेंट करना, ऐसे क्वेश्चंस को मैंने ऑलरेडी करा रखा है, अब आपको जवाब देना है। ऐसे क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी करा रखा है और इसके जवाब देना है। सभी लोग कमेंट करना भाई कि घाव को भरने के लिए सहायक विटामिन कौन सा है। मैंने इस क्वेश्चन को करा रखा, हमारा क्वेश्चन सेशन लास्ट हो चुका है, क्योंकि अभी आपके साथ जुड़ने वाले हैं ज्योग्राफी के लिए अंकित सर। घाव को भरने के लिए सहायक विटामिन कौन सा होता है मेरे दोस्त, तो मैंने बता रखा था कल की क्लास में विटामिन सी होता है। एक और क्वेश्चन बता दो कि लाइट एनर्जी को कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, उसको कौन कन्वर्ट करता है, फोटोकेमिकल। तो दोस्त याद रखना ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था और इसी के साथ हमारा सेशन यहीं पे लास्ट होता है। दोस्त ध्यान देना, सर जी आपको चाहने वाले की कमी नहीं है, नया चैनल में इतना जल्दी सब्सक्राइबर मामूली बात नहीं है गुरुजी। हाँ बिल्कुल मेरे प्यारे, ये सब आपका आशीर्वाद है और आप सभी का प्यार है कि आज मैं यहाँ पे और हमारी पूरी टीम जो है यहाँ पर खड़ी है। लेकिन ध्यान देना कि आपको मैंने बोला कि द ऑफिसर्स अड्डा के बहुत सारे आपको चैनल मिलेंगे जो किसी के द्वारा बनाया और बनवाए जा रहे हैं, तो ताकि आप लोग डाइवर्ट हो, तो वैसी चीजों से आपको बच के रहना है। हमारा जो मेन चैनल है जिसके अंतर्गत में ओवरऑल कितने, तो लगभग 1 लाख, जिसे हम बोल सकते 1,30,000 सब्सक्राइबर जो आपके प्यार और प्यार से मिलकर बने हुए हैं। तो आप इसको अपना मेन मानना और इसके अलावा जो भी चैनल मिले उसको रिपोर्ट करना। भाई एगो ऑल फैंस क्लब वाला पगला वगला का सब वीडियो हमारा डाउनलोड करके दे देता है। रुक जाओ, हमारे पास भी कोई टेक्निकल वाला आएगा ना, टेक्निकल वाले तोरा को मारेंगे स्ट्राइक ऐसा कि तू विलुप्त हो जाएगा। तो साथी आप लोग भी इसी तरह से प्यार दो और अपने इस सेशन को शेयर करो अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास। फिर कल मिलेंगे अपने इसी प्लेटफॉर्म पर। और साथ ही ध्यान देना, अगर आप हमसे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो कल से हमारी बैचेज को लॉन्च की जा रही है, जिसके अंतर्गत में हम अलग अलग प्रकार के बैचेज को देखेंगे। और हमारी ऑफलाइन बैचेज की भी शुरुआत हो चुकी है, बहुत सारे बच्चे ने आज आए थे और हमारे एडमिशन की प्रक्रिया कंटिन्यू चल रही है दोस्त, जिसका वेन्यू है द प्लेटफॉर्म ईस्ट ऑफ मुसल्लापुरहाट शाहगंज में। तो आप लोग वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहां तक जुड़ने के लिए एक बार फिर से मैं राकेश केसरी आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। फिर मिलता हूं अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट एंड लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। साथी सेशन कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करना, मुझे आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा और दुश्मन के दिल में छेद करने का भी, ठीक है। तो दोस्त तब तक मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।